नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपन बात कर रहे थे खादों के बारे में। खाद में भी अपने क्या चल रहा था, FYM। ठीक है, FYM में अपने इसके अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था कि FYM निर्माण के दौरान FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का नुकसान। FYM में नाइट्रोजन होता कितना है, 0.5%, फॉस्फोरस 0.25% और पोटास 0.5%। ठीक है, तो FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें अपन ने एक क्रिया पढ़ी थी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मैंने ये चीज आपको बताई थी कि डीनाइट्रिफिकेशन में होता क्या है, नाइट्रेट का N2O गैस में बदलना। नाइट्रेट किस में बदलेगा, N2O गैस में। ये अपने लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो N2O गैस में बदलने के लिए यहाँ पे कौन जिम्मेदार था, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। और जब FYM स्थिति उत्पन्न होगी तो अपने खादों के निर्माण के दौरान डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी, जिसके अंदर नाइट्रेट N2O गैस में बदलेगा। और N2O गैस को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये अपने था डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन क्रिया में जो बैक्टीरिया एक्टिव है उसका क्या नाम है, स्यूडोमोनास। और ध्यान रखना, जब खादों के निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसके कारण, जो बैक्टीरिया या किसी जीव के कारण संपन्न हो रही है। ठीक है, इसमें अपन दूसरे पॉइंट की बात करें कि FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का नुकसान कैसे होता है, इसमें दूसरा पॉइंट की बात करें तो वो क्रिया कौन सी होगी अपने पास, निक्षालन। बोले तो लीचिंग। ठीक है, तो निक्षालन क्या होता है कि पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर, पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाना। पोषक तत्वों का जल के साथ घुल के मतलब क्या होगा, जो खादों में नाइट्रोजन होगा वो जल के साथ घुलेगा। ठीक है, जल के साथ घुल के कहा जाएगा, नीचे के संस्तरों में। मृदा के संस्तर होते हैं तो उन संस्तरों में चले जाएंगे ये। ठीक है, इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निक्षालन या लीचिंग। तो FYM निर्माण के दौरान क्या होगा, जब जल की मात्रा बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी तो नाइट्रोजन जल के साथ घुल के कहा जाएगा, नीचे के संस्तरों में। इस क्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, निक्षालन या लीचिंग। तो नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जल के साथ घुलेगा और नीचे चला जाएगा, ये क्रिया निक्षालन या लीचिंग होगी। ठीक है, तीसरी इसमें क्रिया होगी वो है अपने वोल्टिलाइजेशन। वोल्टिलाइजेशन, अब वोल्टिलाइजेशन किसके कारण होता है, कारण का ध्यान रखना, इसमें अधिक पीएच, अधिक पीएच और अधिक ताप। ठीक है, अधिक पीएच और अधिक ताप के कारण खादों के निर्माण के दौरान वोल्टिलाइजेशन क्रिया होगी, जो FYM में किसका नुकसान करेगी, नाइट्रोजन का नुकसान करेगी। अब नाइट्रोजन का नुकसान होगा कैसे, देखो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, NH3 यानी अमोनिया गैस। NH4 को अपन क्या बोल रहे थे, अमोनियम। और ध्यान रखना, जो NH3 है वो आपकी क्या है, अमोनिया गैस है। ठीक है, तो बात करते हैं वोल्टिलाइजेशन। FYM निर्माण के दौरान क्या होगा, वोल्टिलाइजेशन क्रिया में होगा क्या, अधिक पीएच और अधिक ताप होने के कारण, अधिक पीएच और अधिक ताप होने के कारण अमोनिया नाइट्रोजन किस में बदलेगी, अमोनिया गैस में बदलेगी। और गैस में बदलने का मतलब है कि गैस में बदल के वायुमंडल में उड़ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है,
तो इस क्रिया के कारण भी अपने क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है। और ये क्रिया होगी कब, जब FYM निर्माण के दौरान अधिक पीएच और अधिक ताप होगा, तब इस ये क्रिया होगी और क्या होगा, अमोनिया गैस का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे, वोल्टिलाइजेशन क्रिया हो रही है तो अधिक पीएच और अधिक ताप के कारण हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, SSP बोले तो सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP का उपयोग करेंगे खादों में, और इसी के साथ अपन करेंगे जिप्सम। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि FYM में नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, तब SSP और जिप्सम। इसमें सबसे ज्यादा जिप्सम इंपोर्टेंट है आपके कि FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन का नुकसान को रोकने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, जिप्सम और SSP का। और वोल्टिलाइजेशन क्रिया में नाइट्रोजन का नुकसान अमोनिया गैस में होता है और वही डीनाइट्रिफिकेशन में N2O गैस के रूप में होगा। ठीक है, और तीसरा अपन ने क्या पढ़ा था, निक्सालन। निक्सालन में क्या हो रहा था, नाइट्रोजन जल के साथ घुल के नीचे के संस्तरों में जा रहा है। ठीक है, तो FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन के नुकसान की 3 क्रियाएं हैं, जिनमें अपन ने देखा है जो डीनाइट्रिफिकेशन क्रिया हो रही है, वो डीनाइट्रिफिकेशन क्रिया किसके कारण हो रही है, सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन जो क्रिया हो रही है वो किसके कारण हो रही है, सूक्ष्म जीव। और वो सूक्ष्म जीव कौन सा था, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। अब देखो वोल्टिलाइजेशन में कोई भी सूक्ष्म जीव एक्टिव है नहीं ना, अधिक पीएच और अधिक ताप होगा तब वोल्टिलाइजेशन क्रिया होगी। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली नाइट्रोजन के नुकसान को करने वाली क्रिया कौन सी है, डीनाइट्रिफिकेशन। और निक्सालन भी अपने किसके, सूक्ष्म जीव के कारण नहीं हो रही है, निक्सालन भी सूक्ष्म जीव के कारण नहीं हो रही है। तो निक्सालन और वोल्टिलाइजेशन सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न नहीं होती, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन सूक्ष्म जीव द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो FYM निर्माण के दौरान नाइट्रोजन के नुकसान के ये 3 कारण होते हैं, 3 क्रियाएं होती है, तो इनका ध्यान रखना होता है अपन को। ठीक है, और अगर वोल्टिलाइजेशन क्रिया के कारण नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है तो उसमें अपन किसका उपचार करेंगे, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम का। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं FYM में पोषक तत्वों को, FYM में पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक। FYM में पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, मतलब खाद बनाते समय जो पोषक तत्व के कौन कौन से कारक होंगे, खाद बनाते समय उस विधि में कौन कौन से कारक होंगे जो पोषक तत्व की मात्रा को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पशुओं की आयु, पशुओं की आयु ध्यान रखना, पशुओं की आयु पोषक तत्व FYM में पोषक तत्वों को प्रभावित करती है। कैसे, पशुओं की आयु कम या अधिक होने से पोषक तत्व पर प्रभाव पड़ता है, किसमें, FYM में। ठीक है, तो पशुओं कम आयु की जो पशु होंगे उनकी जो खाद होगी वो अच्छी होगी, और जो अधिक आयु के पशु होंगे उनकी खाद कम उपजाऊ होगी मतलब। ठीक है, तो पशुओं की आयु इस प्रकार प्रभावित कर रही है, आपको बस कारक ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या चल रहा है उसका अपन को नहीं पता होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो कि पशु की आयु FYM में पोषक तत्वों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, आगे अपन बात करें पशु की प्रजाति। पशु की प्रजाति से क्या मतलब है, एक तो देखो अपने गाय भैंस होते हैं, एक है भेड़ बकरी।
तो गाय भैंस की जो खाद होगी, गाय भैंस के अवशेष अपशिष्ट पदार्थों की जो खाद होगी वो उसमें नाइट्रोजन एनपीके कम होता है, ध्यान रखना। गाय भैंस की जो खाद होगी या फिर गाय भैंस के गोबर से निर्मित जो भी खाद होगी उनमें एनपीके कम होता है, लेकिन भेड़ बकरी की जो खाद होगी वो अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार पशु की प्रजाति भी पोषक तत्वों को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे अपन बात करें खाद बनाने की विधि। खाद बनाने की विधि, ये देखो, अब खाद बनाने की विधि, अपन किस विधि से खाद को तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर अपने पास सही विधि नहीं है, खाद बनाने की ढंग की विधि नहीं है, तो अपने पास क्या होगा, पोषक तत्व प्रभावित होगा। एफआईएम में पोषक तत्व प्रभावित होगा कब, जब खाद बनाने की सही विधि का अपन को नहीं पता, ठीक है। तो पशु की आयु एफआईएम में पोषक तत्वों को प्रभावित करेगी, पशु की प्रजाति भी करेगी, क्योंकि एनपीके, ये एनपीके इनकी मात्रा गोबर जो अपने होगा, जैसे गाय भैंस, इनके अपशिष्ट में एनपीके की मात्रा कम होगी, लेकिन जो अपने भेड़ बकरी है उनके गोबर या फिर उनके मल मूत्र में एनपीके की मात्रा अधिक होगी। खाद बनाने की विधि, आगे अपन खाद बनाने की विधियां पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि खाद बनाने की विधि पोषक तत्वों को कैसे प्रभावित करती है। अगर अपने पास दोषपूर्ण विधि है खाद बनाने की, तो उससे क्या होगा, पोषक तत्व प्रभावित होगा, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जाएगी। चौथा लिखो, पशु का कार्य। पशु का कार्य और आहार, ठीक है। पशु का कार्य और आहार भी एफआईएम में पोषक तत्वों को प्रभावित करेगा, ध्यान रखना। ये 4 कारक है। पशुओं की आयु, कम आयु के जो पशु होंगे उनकी खाद उपयुक्त रहेगी, और पशु की प्रजाति, गाय भैंस में क्या होगा, एनपीके की मात्रा कम होगी और भेड़ बकरी में ज्यादा होगी। खाद बनाने की विधि और पशुओं का कार्य और आहार, ठीक है, ये पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक है। आगे अपन बात करें खाद बनाने की विधियां, एफआईएम बनाने की विधियां। तो एफआईएम बनाने के लिए सबसे पहले अपन बात करें इनके घटकों की। तो एफआईएम यानी गोबर की खाद बनाने के लिए अपन को कौन कौन से घटक आवश्यक होंगे। एक तो अपने पास क्या होनी चाहिए, गोबर। अगर गोबर की खाद है तो गोबर तो अपने पास होना ही चाहिए। घटक मतलब कौन कौन से अवयव है जो गोबर की खाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो गोबर, मूत्र, और इसके साथ ही साथ तीसरा अपने हो जाएगा लीटर। लीटर बोले तो बिछावन, और बिछावन क्या होता है, पशु जहां बैठते हैं, और पक्षियों की भी बात चल रही है, ध्यान रखना। पशु पक्षी जहां बैठते हैं वहां की जो मिट्टी बिछाई हुई होती है उसको अपन लीटर या बिछावन बोलते हैं। तो घटक कौन कौन से अपने पास, गोबर, मूत्र और लीटर या बिछावन, ठीक है। अब बनाने की विधियों की बात करें, एफआईएम बनाने की विधियों की, तो इसमें सबसे पहले आएगा वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि, तो वर्तमान में कौन सी प्रचलित विधि है अपने, आपने देखा होगा गोबर की खाद, गोबर के ढेर देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि गोबर खुला पड़ा रहता है, ठीक है। उसको ना तो गड्ढे में भरते हैं अपन, तो गोबर क्या होगा, खुला पड़ा रहेगा। यही अपनी क्या वर्तमान प्रचलित विधि है, ठीक है। तो गोबर खुला पड़ा रहेगा, तो ये क्या होगी, सबसे दोषपूर्ण विधि है, ध्यान रखना। सबसे दोषपूर्ण विधि है। मैंने अभी अभी बताया पोषक जो एफआईएम बनाने की विधियां, एफआईएम बनाने की विधियां वो पोषक तत्व, एफआईएम में पोषक तत्वों को प्रभावित करेगी, ध्यान रखना। तो वर्तमान प्रचलित विधि मतलब ये दोषपूर्ण विधि है, जिसमें क्या होता है
गोबर की खाद या गोबर को खुला छोड़ा जाता है, जिससे पोषक तत्वों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता है। ठीक है, तो वर्तमान प्रचलित विधि की एक तो ये विशेषता है, एक अपने पास क्या होता है, वर्तमान प्रचलित विधि से ईंधन अधिक प्राप्त होता है, ईंधन अधिक प्राप्त है। ईंधन अधिक प्राप्त होने का मतलब क्या है, दोषपूर्ण विधि है। ईंधन अधिक प्राप्त होने का मतलब क्या है कि ईंधन की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगा, जैसे ये ढेर पड़ा है, अब इसमें गोबर जो भी अपन डालेंगे तो ये ऊपर जो गोबर पड़ा रहेगा वो सूख जाएगा, तो सूखने के बाद इसको किस रूप में काम में लेंगे अपन, ईंधन के रूप में। ठीक है, तो वर्तमान प्रचलित विधि की यही विशेषता है कि ये सबसे दोषपूर्ण विधि है और ईंधन अधिक प्राप्त होता है, और इसमें क्या होता है, गोबर को खुला छोड़ा जाता है, जिससे पोषक तत्वों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली विधि, वर्तमान प्रचलित विधि। आगे दूसरी विधि की अपन बात करें, संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि होने का मतलब क्या है कि अपन गड्ढे तैयार करेंगे किस आकार के, 3x2x1 मीटर आकार के। अब गुणा होने का मतलब क्या है, मतलब लंबाई तो 3 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी 2 मीटर, और ऊंचाई या गहराई कितनी 1 मीटर। ठीक है, तो संशोधित गड्ढा विधि अपन किसको बोलेंगे, 3x2x1 मीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं, और इन गड्ढों में क्या किया जाता है, गोबर को भरा जाता है, गोबर मूत्र और लीटर को भरा जाता है। और ध्यान रखना, इस विधि से कितना टाइम लगता है, 5 से 6 माह, अपघटन में 5 से 6 माह का समय लगता है। ठीक है, संशोधित गड्ढा विधि से गोबर खाद के अपघटन में कितना टाइम लगता है, 5 से 6 माह का। ठीक है, और अपन इसके जो गड्ढे का आकार है उसकी बात करें तो वो कितना होगा, 3x2x1 मीटर आकार का गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, ये दूसरी विधि अपने पास कंप्लीट होती है। अब इसमें देखो, ये तो क्या ही अध्ययन करोगे आप, ये क्या ही पढ़ोगे कि अपन 3x2x1 मीटर आकार का गड्ढा खोद लिया, सबसे पहले खोदेंगे, फिर उसमें ये सब गोबर मूत्र और लीटर डालेंगे, फिर 5 से 6 माह। ये तो एक लैंग्वेज है, अपन को बस इतना पता रखना है कि 3x2x1 मीटर आकार गड्ढे का है, और 5 से 6 माह अपघटन में लगते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तीसरी विधि, तो वो कौन सी है, ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि, ट्रेंच बोले तो खाई। ठीक है, ट्रेंच विधि या खाई विधि, ये किसको बोलते हैं, इसका आविष्कार या खोजकर्ता कौन है, खोज किसने की थी इसकी, C.N. आचार्य। C.N. आचार्य ने 1955 में इस विधि की खोज की थी। ट्रेंच विधि या खाई विधि को अस्थायी बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें तीसरी विधि अपने पास क्या है, ट्रेंच विधि या खाई विधि, जिसकी खोज किसने की थी, C.N. आचार्य ने। कब, 1955 में। ठीक है, अब ये विधि होती क्या है, इसमें आकार क्या रखेंगे गड्ढों का। ट्रेंच विधि में देखो, शब्द से पता चल रहा है कि ट्रेंच विधि में क्या करेंगे, खाई का निर्माण होगा, और खाई किसको बोलती है, खाई अधिक लंबी होती है। ठीक है, गड्ढे के समान ही होती है लेकिन अधिक लंबी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आकार की, तो आकार 6x2.5x1 मीटर। अब यहाँ पे गुणा होने का मतलब क्या है, लंबाई तो अपने पास 6 मीटर रहेगी। ट्रेंच विधि में जो गड्ढा खोदेंगे उसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, और ऊंचाई या गहराई कितनी होगी, 1 मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संशोधित गड्ढा विधि में भी अपन ऊंचाई या गहराई कितनी रखते हैं, 1 मीटर, और इसमें भी कितनी होगी गहराई, 1 मीटर।
ठीक है, आकार अपने पास हो गया 6 इंटू 2.5 इंटू 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदेंगे। और अपघटन में समय, अपघटन में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 3 माह का। ठीक है, 3 महीने का टाइम लगेगा अपघटन में। ठीक है, ट्रेंच विधि, खाई विधि, इसमें इतना ध्यान रखना है, खोजकर्ता कौन है, CN आचार्य 1955। और आकार, जो गड्ढे का आकार है वो अपने पास क्या रहेगा, 6 इंटू 2.5 इंटू 1 मीटर आकार रहेगा। और अपघटन में समय कितना लगेगा, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब गोबर का अपघटन होगा तो अपघटन में कितना टाइम लगता है, 5 से 6 माह का समय लगता है। लेकिन जो ट्रेंच विधि है इसमें 3 महीने का टाइम लग रहा है। और वर्ष भर खाद की उपलब्धता, वर्ष भर खाद की उपलब्धता रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखो खाद की उपलब्धता, अपन 6 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर, सॉरी 6 मीटर लंबी, 2.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी खाई का निर्माण करेंगे। इसमें 2 भाग बना लेंगे अपन। ठीक है, 3-3 मीटर के 2 भाग बना लेंगे। इसमें जो ये वाला 3 मीटर का ये वाला हिस्सा है, इसमें सबसे पहले गोबर मूत्र लीटर डालते हैं। ठीक है, इसमें डालेंगे, ये जब भर जाएगा तब इसमें डालना चालू करेंगे। सही है ना, तब ये वाला भरेगा और इसमें देखो ये वाली खाद जब तक तैयार होगी तब तक ये वाला गड्ढा भर जाएगा। ठीक है ना, अब ये वाला गड्ढा जब तक भरेगा तब तक ये वाली खाद बन के तैयार हो जाएगी। फिर इस खाद को अपन प्राप्त कर लेंगे और ये वाला गड्ढा भरेंगे, तब तक ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार वर्ष भर खाद उपलब्धता के लिए कौन सी विधि है, ट्रेंच विधि या खाई विधि। और सर्वोत्तम विधि है, ध्यान रखना, सर्वोत्तम विधि। इसी के साथ आपने देखो गोबर की खाद में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना होता है, नाइट्रोजन के नुकसान की क्या कारण है। इसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था कि पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। और तीसरा अपने बनाने की विधियां। और अपने देखो गोबर की खाद, तो गोबर की खाद में जो भारत में ईंधन के रूप में कितना गोबर जाता है, 30% गोबर, 30% गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और इसके बाद क्या बताया था मैंने कि अपघटन में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो पर आपकी जो ट्रेंच विधि है इसमें अपघटन का 3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास आपके 0.5%। इसी के साथ FIM कंप्लीट होता है आपके। एक खाद अपन ने पढ़ ली। FIM देखो कैसी खाद थी, अपन ने जब खादों का प्रकार पढ़ा था तब FIM को सांद्रित खाद में पढ़ा था, सॉरी स्थूल खाद में पढ़ा था। FIM को स्थूल खाद में पढ़ा था। तो स्थूल खाद की विशेषता क्या थी कि कार्बनिक पदार्थ अधिक है, कार्बनिक पदार्थ अधिक लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं। तो पोषक तत्व कम है कि नहीं, देखो 0.5% नाइट्रोजन पाया जा रहा है, 0.25% फास्फोरस और फिर पोटास 0.5%। तो ये नाइट्रोजन पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसी को अपन स्थूल खाद बोलेंगे। और स्थूल खादों में भी अपन दूसरी खाद पढ़ते हैं, तो वो क्या है, हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद देखो जब पादप अवशेषों को, ध्यान रखना हरी खाद में केवल पादप अवशेष आएंगे। पादप अवशेषों को किसी खेत में मोल्ड बोर्ड, हल की सहायता से पलटा जाता है। पादप अवशेषों को किसी भी खेत में मोल्ड बोर्ड हल
की सहायता से पलटकर जो खाद तैयार की जाती है वो क्या होती है अपने पास? हरी खाद। ठीक है, पादप अवशेषों को मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से खाद पलटकर जो खाद तैयार की जाती है उस खाद को अपन क्या बोलते हैं? हरी खाद। ठीक है, अब पादप अवशेष कैसे होने चाहिए आपके पास वो देखो। पादप अवशेषों की अपन बात करें तो पादप अवशेष ध्यान रखना, किसी भी कोई भी एरिया है ये दे रखा अपने पास, तो हरी खाद कैसे उगाएंगे? यहाँ पे पहले फसल की बुवाई करेंगे। कौन सी फसल? जो हरी खाद के लिए उपयुक्त है, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल की बुवाई करेंगे। ठीक है, उस फसल की बुवाई कर दी, फिर क्या करेंगे? 25 से 35 दिन में 45 से 50 दिन में देखो यहाँ पे देखो, कोई भी अपन एरिया अपने पास उसमें कोई भी खाद फसल की अपन बुवाई कर देंगे और फसल कौन सी होनी चाहिए? जो हरी खाद के लिए उपयुक्त है, उस फसल की बुवाई कर दी। फसल बुवाई के 45 से 50 दिन बाद में अपन क्या करेंगे? मोल्ड बोर्ड हल चलाएंगे और मृदा में इन अवशेषों को पलट देंगे। ठीक है, और पलटने के बाद 1.5 से 2 माह बाद दूसरी फसल की बुवाई करते हैं। ठीक है, अब ये पादप अवशेष कैसे होने चाहिए अपने पास कि यहाँ पे अपन ने कोई भी फसल की बुवाई की है तो वो फसल 50% पुष्पन के टाइम, यहाँ पे मान लो हरी खाद के लिए उपयुक्त जो भी फसल है, इन फसलों की यहाँ पे बुवाई की और क्या किया? 50% पुष्पन के टाइम, मतलब 45 से 50 दिन में अपन क्या करेंगे? इन हरी खाद और इन फसल की मोल्ड बोर्ड हल के सहायता से पलट देंगे और जो अपने पास वो खाद बनेगी उस खाद को अपन क्या बोलते हैं? हरी खाद। तो अपन के पास जो पादप अवशेष है वो 50% पुष्पन के टाइम अपन क्या करेंगे? इनको, ये फसल अवशेष है, इनको मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से पलटेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, पादप अवशेष है तो ये जो फसल का चयन करते हैं, यहाँ पे हरी खाद की फसल का चयन करते हैं, तो ये फसल का चयन किन विशेषताओं के आधार पर होता है? तो हरी खाद फसल के लिए विशेषताएं, हरी खाद फसल की विशेषताएं, हरी खाद फसल की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जिस फसल का चयन अपन हरी खाद में कर रहे हैं उस फसल की क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली बात तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होना चाहिए। ठीक है, कम समय में अधिक वृद्धि, कम समय में अधिक वृद्धि। ठीक है, तीसरा अपन बात करें लेग्यूमिनेसी कुल, चौथा बात करें रोग व कीट प्रतिरोधी, पांचवा अपन बात करें जड़ों की वृद्धि अधिक। देखो एक बार इनको, जिस फसल का चयन अपन हरी खाद के लिए करते हैं उस फसल में क्या गुण होने चाहिए? एक तो कम समय में अधिक वृद्धि, ताकि 45 से 50 दिन में अपन को अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व प्राप्त हो सके, इसलिए कम समय में अधिक वृद्धि वाली होनी चाहिए। कि लेग्यूमिनेसी कुल की क्या विशेषता है? क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो कम होता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है, जिससे इन फसलों का अपघटन जल्दी होता है। ध्यान रखना, जिन फसलों का या जिन अवशेषों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जितना कम होगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जितना कम होगा, अपघटन उतना ही जल्दी होगा।
ठीक है। तो एक अपने पास ये भी गुण होना चाहिए कि लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का चयन करना अपन को, उसमें होता क्या, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है, और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होगा तो अपघटन की मात्रा अधिक होगी। एक देखो, रोग और कीट प्रतिरोधी। मान लो यहाँ पे अपन ने हरी खाद के लिए किसी भी फसल का चयन किया है और उस फसल में रोग और कीट लग गए, तब अपन क्या हरी खाद प्राप्त करेंगे उससे, सही है ना। तो रोग और कीट प्रतिरोधी फसल का चयन करना चाहिए अपन को। जड़ों की वृद्धि अधिक होगी तो ये क्या करेगा, पौधों को कम जल की आवश्यकता होगी, जिससे जल के अभाव में भी ये क्या अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ध्यान रखना, हरी खाद की फसल की विशेषताएं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अपघटन अधिक, कम समय में अधिक वृद्धि, लेग्यूमिनेसी कुल, रोग व कीट प्रतिरोधी और जड़ों की वृद्धि अधिक। ये हो गई अपन जिस फसल का चयन कर रहे हैं हरी खाद के लिए, उस फसल में क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। पादप अवशेष को मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से पलट कर जो खाद तैयार की जाती है उसको अपन हरी खाद बोलेंगे। ठीक है। अब देखो हरी खाद के प्रकार, हरी खाद कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। इन सिटू विधि, दो प्रकार मतलब इन सिटू विधि, किन विधियों से अपन हरी खाद को प्राप्त करेंगे, तो वो एक तो अपने पास ये विधि रहेगी इन सिटू विधि और दूसरी रहेगी एक्स सिटू विधि। ठीक है। इन सिटू विधि क्या होती है, जिस खेत में अपन फसल उगा रहे उसी खेत में मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से उसी खेत में उस फसल को दबा देना, उसको क्या बोलते हैं, इन सिटू विधि। मतलब खेत से बाहर अपन कुछ भी नहीं ला रहे, इसी खेत में फसल को उगाया और इसी खेत में मोल्ड बोर्ड हल चलाकर हरी खाद की पूर्ति कर दी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इन सिटू विधि। खेत में फसल उगाकर उसी स्थान पर पलट देना, खेत में फसल उगाकर उसी स्थान पर पलट देना क्या कहलाता है, इन सिटू विधि। इन सिटू मतलब यहाँ पे अपन ने फसल की बुवाई की और क्या करेंगे, इसमें मोल्ड बोर्ड हल चलाकर इसी फसल अवशेषों को इसी खेत में वापस दबा देना, इस विधि को अपन क्या बोलेंगे, इन सिटू विधि। अब देखो एक्स सिटू विधि में क्या होता है, एक्स सिटू विधि में देखो शब्द से पता चल रहा है इन सिटू यानी कि उसी खेत में फसल अवशेषों को उगाकर उसी खेत में दबा देना, इन सिटू विधि है। और एक्स सिटू विधि मतलब बाहर से अपन पादप अवशेषों को ला रहे हैं, बाहर से पादप अवशेषों को लाकर अपने खेत में मोल्ड बोर्ड हल चलाकर उनको पलट देंगे, इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, एक्स सिटू विधि। खेत के बाहर से फसल अवशेषों को लाकर फसल अवशेषों को लाकर मृदा में पलटना, एक्स सिटू मतलब खेत के बाहर से अपन फसल अवशेषों को लाकर मृदा में पलट देंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स सिटू विधि। और उसी खेत में उगाकर फसलों को और उसी खेत में पलट देना, इस विधि को क्या बोलेंगे, इन सिटू विधि। एग्जाम्पल बोले तो एक तो अपने पास है गवार, लोबिया, सनई और डेसा। ठीक है। गवार, लोबिया, सनई और डेसा
इन चारों फसलों से जो अपन को हरी खाद प्राप्त हो रही है वो इन सिटू विधि से प्राप्त हो रही है, ध्यान रखना। और एक्स सिटू विधि का एक दूसरा नाम लिखो, वो क्या है आपके पास, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सिटिव विधि का दूसरा नाम है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। मतलब अपन इसमें तो क्या कर रहे हैं, फसलों को उगाएंगे और मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से पलट देंगे। अब एक्सिटिव विधि में क्या करेंगे, दूसरे स्थानों से अपन फसल को तो लाने से रहे, तो अपन क्या करेंगे, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, मतलब हरी पत्तियों को, जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां होगी उनको खेत में लाएंगे और खेत में लाकर इनको मोल्ड बोर्ड हल की सहायता से पलट देना, इसको एक्सिटिव विधि बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। मतलब खेत के बाहर से अपन हरी पत्तियों को लाएंगे और अपने खेत में दबा देंगे, इसको एक्सिटिव विधि बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास एक्सिटिव विधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नीम, करंज, बबूल, इन सब की पत्तियों का अपन क्या करेंगे, खेत में लाकर और हल की सहायता से पलट देंगे, तो उसको एक्सिटिव विधि बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। इन सिटू विधि में गवार, लोबिया, सनई और डेसा, इन फसलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हरी खाद में अपने इतना हो चुका है। अपने हरी खाद किसको बोलते हैं, हरी खाद के लिए जो फसल का चयन करते हैं उस फसल के गुण क्या होनी चाहिए, और जो बनाने की विधियां है वो अपने हो गई। अब बात करते हैं अपन, जो आपके दे रखा है गवार, लोबिया, सनई और डेसा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको रट लेना आप। अब देखो, हरी खाद की जिस फसल की अपन बुवाई करेंगे, हरी खाद के लिए जिस फसल की बुवाई करते हैं जिस फसल की बुवाई करते हैं उससे 45 से 50 दिन बाद पलटा जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इधर जिस फसल का अपन चयन करेंगे, जिस फसल की बुवाई करेंगे, उसको 45 बुवाई के 45 से 50 दिन बाद में क्या करेंगे, मर्दा में दबा देंगे। तो हरी खाद के लिए जिस फसल की बुवाई करते हैं उससे 45 से 50 दिन बाद में पलटा जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अपन बात करें, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1.5 से 2 माह बाद अगली फसल की बुवाई करते हैं। तो खाद पलटने के फसल अवशेष पलटने के 1.5 से 2 माह बाद, 1.5 से 2 माह बाद अगली फसल की बुवाई। अब देखो, यहाँ पे हरी खाद के लिए जिस फसल की अपन बुवाई करते हैं उस फसल की बुवाई के 45 से 50 दिन बाद में उस फसल को अपन क्या करेंगे, हल चलाकर मिट्टी में दबा देंगे। अब मिट्टी में दबाने के बाद भी देखो, मिट्टी में दबाने के बाद 1.5 से 2 माह बाद अगली फसल की बुवाई करते हैं। अगली फसल की बुवाई करेंगे क्योंकि इसके फसल अवशेषों के अपघटन में कितना टाइम लग रहा है, 1.5 से 2 माह। ठीक है, यहाँ पे जो भी अपन फसल अवशेषों को दबा रहे हैं उसके 1.5 से 2 माह बाद अगली फसल की बुवाई करते हैं। मतलब 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा अपघटन में। ठीक है, ये भी 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नोट लगा के लिख लेना आप। अब हरी खाद में अपन बात करें, देखो अपन ने पढ़ा था सनई, डेसा, लोबिया और गवार।
इनके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं कि जब हरी खाद बनाते हैं तब इनकी बीज दर कितनी रखते हैं। ठीक है, जब सनई गवार लोबिया से अपन ये बनाएंगे तो उनमें अपने पास कितनी बीज दर रखी जाती है, इनमें नाइट्रोजन कितना प्राप्त होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने 4 उपयुक्त फसलें पढ़ी थी। पहली कौन सा? सनई, दूसरी डेसा, तीसरी गवार और चौथी लोबिया। अब देखो यहाँ पे सनई की बीज दर और नाइट्रोजन की उपलब्धता की बात करते हैं अपन इन चारों फसलों की। तो सनई की सबसे पहले अपन बात करते हैं बीज दर। दूसरा अपने पास टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन उपलब्धता। तीसरा रहेगा अपने पास पलटने का समय। तो हरी खाद के लिए अपने सबसे उपयुक्त फसलें कौन कौन सी है? सनई, डेसा, गवार और लोबिया। ठीक है, सनई की बीज दर की बात करें तो 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। ध्यान रखना है यहाँ पे जो बीज दर की बात हो रही है वो केवल हरी खाद के लिए बात हो रही है। हरी खाद के लिए अपन 1 हेक्टेयर में सनई की कितने बीज की आवश्यकता होगी तो वो अपने पास कितना है? 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और डेसा की बीज दर क्या होगी? 60 से 80 केजी। गवार की क्या होगी? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की बात चल रही है यहाँ पे। लोबिया की अपन बात करें तो लोबिया की अपने पास बीज दर कितनी होगी? 40 से 50 केजी। ठीक है, अब नाइट्रोजन उपलब्धता की बात करते हैं। सनई में नाइट्रोजन की उपलब्धता कितनी होती है? 80। ध्यान रखना सड़े ग्लोब, इनमें एक आपके ट्रिक याद रखो, सड़े ग्लोब ये याद रखो, सड़े ग्लोब। तो इससे क्या नाइट्रोजन उपलब्धता की जो सीक्वेंस रहेगी वो अपन को याद रहेगी। देखना सनई में नाइट्रोजन की उपलब्धता कितनी है? 80 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। अब डेसा की बात आती है 75 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, गवार की बात आती है तो 65 केजी प्रति हेक्टेयर। और जब लोबिया की बात आती है तो लोबिया में नाइट्रोजन की उपलब्धता क्या होगी अपने पास? 50 केजी प्रति हेक्टेयर। अब देखो सनई के पलटने का समय, सनई को कब पलटेंगे? 50 दिन बाद में, बराबर बुवाई के 50 दिन बाद में पलटेंगे। ठीक है, और डेसा को कब बदलते हैं? 45 दिन बाद। अब वापस देखो इनको, सनई, डेसा, गवार और लोबिया हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलें बोले आपको। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, उनमें से ये आपके पास ऑप्शन होगा और ये है, उसी को टिक करना है। ठीक है, अब सनई के लिए आपके पास बीज दर कितनी रखेंगे आप? 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और डेसा में 60 से 80। गवार की बात करें 20 से 25। लोबिया 40 से 50। और ट्रिक आपको याद रखनी है, सड़े ग्लो। इससे क्या होगा? अपने नाइट्रोजन की उपलब्धता का क्रम अपने खराब नहीं होगा। तो सनई 80 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, डेसा 75 केजी नाइट्रोजन, गवार 63 केजी नाइट्रोजन और लोबिया 50 केजी नाइट्रोजन। पलटने के समय की बात करते हैं तो सनई को बराबर 50 दिन बाद पलटा जाता है। बुवाई के 50 दिन बाद में सनई को पलटा जाएगा। दूसरा डेसा की बात करें तो 45 दिन बाद पलटा जाता है इसको। ठीक है,
अब हरी खाद में देखो एक टॉपिक और रह रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने फसलें माने उसमें सनई और डेसा की अपन और विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि सनई और डेसा हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसलें हैं। ठीक है, तो सनई और डेसा के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सनई, मैंने बोला था कि अपन लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का चयन करेंगे। ठीक है, मैंने ये बोला था आपको कि लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों का चयन करेंगे, तो आपके पास सनई, डेसा और इसके अलावा गवार और लोबिया चारों उपयुक्त फसलें वो किस कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल की। ठीक है, तो सनई के बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्रोटोलेरिया जुनसिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया। ठीक है, कुल की बात करें तो कुल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हरी खाद में अपन फसलों का चयन करेंगे उसका कुल कैसा होगा? लेग्यूमिनेसी। अब इसके बाद तो अपन ने बात कर ली। देखो अब सनई, सनई अपने पास भारत में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई। भारत में हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल, भारत में हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? सनई, ध्यान रखना। और सनई का बॉटनिकल नेम सीधा सीधा आपको यू भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। भारत में हरी खाद है तो सर्वोत्तम फसल, तो इसका सामान्य नाम देने के बजाय क्रोटोलेरिया जूनसिया भी आ सकता है, तो बॉटनिकल नेम ध्यान रखो आप। और कुल लेग्यूमिनेसी इसका भारत में हरी खाद है तो सर्वोत्तम फसल है। आगे बात करते हैं अपन डेसा की। तो सनई की बीज दर अपन ने लिख ली, नाइट्रोजन की उपलब्धता लिख ली और पलटने का समय भी लिख लिया। आगे अपन बात करते हैं डेसा। बॉटनिकल नेम क्या होगा इसका? सेसबानिया रोस्ट्राटा, सेसबानिया रोस्ट्राटा। और एक होता है सेसबानिया अकुलेटा। अच्छा, सेसबानिया रोस्ट्राटा आपको दे रखा है, तो रोस्ट्राटा दो प्रजाति है। देखो दो नाम हो सकते हैं इसके आपके, है ना। सेसबानिया रोस्ट्राटा सबसे ज्यादा और सामान्य प्रजाति है, तो सेसबानिया रोस्ट्राटा इसमें क्या होगा? इसका तना व जड़, तना व जड़ दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। ध्यान रखना, जो आपने क्या है डेसा, उसका सेसबानिया रोस्ट्राटा जो प्रजाति है वो क्या काम करेगी? तना और जड़ दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। और जो अकुलेटा इसमें केवल जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है, केवल जड़ सेसबानिया अकुलेटा जो प्रजाति होगी उसकी केवल जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आ रही है, और जो सेसबानिया रोस्ट्राटा उसका तना व जड़ दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आ रहा है। और कुल बोले तो इनका कुल वही लेग्यूमिनेसी। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि डेसा राजस्थान में हरी खाद की उपयुक्त फसल, राजस्थान में हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल। भारत में अपन बात करें हरी खाद के लिए तो सनई होगी, और राजस्थान में हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल की बात करें तो वो डेसा होगी। ठीक है, और डेसा एक चीज और ध्यान रखो, डेसा के जो कोशिका रस है या डेसा का पीएच मान कितना होगा? 4। तो 4 है मतलब अम्लीय। डेसा किस प्रकृति का होगा? अम्लीय। अम्लीय है तो ये किस काम में आएगा? मृदा की लवणीयता या क्षारीयता सुधारने में काम आएगा। तो और किस रूप में उपयोगी होता है ये? मृदा की लवणीयता,
मृदा की लवणीयता व क्षारीयता सुधार में उपयोगी। ठीक है, वापस देखो डेसा, इसकी दो प्रजातियां, सेसबानिया रोस्ट्राटा, जिसमें तना व जड़ दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी, और एक सेसबानिया अकुलेटा, जिसमें जड़ केवल जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। और कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। राजस्थान में हरी खाद हेतु सर्वोत्तम फसल की बात करें तो वो भी डेसा होगा। पीएच की बात करें तो डेसा में पीएच कितना होता है? 4। और उपयोगी किसमें होता है? जिस क्षेत्र की मृदाएं लवणीय या क्षारीय होती है उस मृदा में अपन हरी खाद के रूप में डेसा का उपयोग सर्वोत्तम रहेगा। ध्यान रखना, जिस क्षेत्र की मृदाएं लवणीय या क्षारीय हो उस क्षेत्र में डेसा का उपयोग सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि ये लवणीयता और क्षारीयता सुधार का काम करता है। इसी के साथ अपने हरी खाद टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद में जिस फसल का चयन करते हैं उस फसल में क्या गुण होने चाहिए। इसके बाद हरी खाद बनाने की विधियां, फिर हरी खाद के लिए जो उपयुक्त फसल है उनकी बीज दर, नाइट्रोजन उपलब्धता और पलटने के समय की बात कर ली थी। आगे अपने सनई और डेसा के बारे में और विस्तार से पढ़ लिया। ठीक है, इसी के साथ अपने हरी खाद कंप्लीट होता है। एक देखो, आपने कभी नाम सुना होगा भूरी खाद, स्टार पॉइंट लगा के अलग से लिख लो इसको, भूरी खाद क्या होती है, या फिर ब्राउन मैन्यूरिंग। ठीक है, ब्राउन मैन्यूरिंग, भूरी खाद। तो ब्राउन मैन्यूरिंग किसको बोलेंगे? पहली बात, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूरी खाद का संबंध है किससे? धान से। ध्यान रखना, धान से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हरी खाद का संबंध है तो किससे? धान से। अब देखो, ब्राउन मैन्यूरिंग अपन बोलेंगे किसको कि सबसे पहले क्या करेंगे? धान प्लस डेसा की मिक्स में बुवाई करेंगे। ठीक है, धान प्लस डेसा, जो डेसा क्या है? हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो इन दोनों की साथ में बुवाई करेंगे, यानी बीजों को मिक्स में करेंगे, और बीजों को मिक्स करके क्या करेंगे? इनकी बुवाई कर देंगे। ठीक है, अब 25 से 35 दिन हो जाएंगे बुवाई को। बुवाई के 25 से 35 दिन बाद, 25 से 35 दिन बाद अपन क्या करेंगे? धान और डेसा के साथ में बुवाई करेंगे। 25 से 35 दिन बाद में 0.5 kg प्रति हेक्टेयर 2,4-D का उपयोग करेंगे। देखो वापस सुनो, धान और डेसा के साथ में बुवाई करेंगे, फिर क्या होगा? 25 से 35 दिन बाद, बुवाई के 25 से 35 दिन बाद 0.5 kg प्रति हेक्टेयर 2,4-D का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, 2,4-D का उपयोग करने से होगा क्या? जब आप खरपतवार पढ़ोगे तो इसमें ये पढ़ोगे कि 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए उपयोगी है। कौन? 2,4-D। तो ध्यान रखना, धान क्या है यहाँ पे? संकरी पत्ती वाला, लेकिन डेसा क्या है? चौड़ी पत्ती वाला। अब देखो, धान और डेसा के साथ में बुवाई कर देंगे। 25 से 35 दिन बाद में 0.5 kg प्रति हेक्टेयर 2,4-D डालेंगे, तो डेसा क्या हो जाएगा? डेसा खत्म हो जाएगा, मतलब डेसा नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो 2,4-D उपयोग से डेसा क्या होता है? नष्ट। डेसा नष्ट होने लगता है, और डेसे के नष्ट होने से मतलब डेसा खत्म हो जाएगा वहीं पे, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मृदा को प्राप्त होगा नहीं। तो मृदा को प्राप्त होना, इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? भूरी खाद। ठीक है, धान और डेसा के साथ में बुवाई करेंगे। 25 से 35 दिन बाद में 0.5 kg प्रति हेक्टेयर 2,4-D का उपयोग करके डेसा को नष्ट करेंगे, क्योंकि 2,4-D क्या काम कर रहा है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो डेसा नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में
ये जमीन पर गिरने लगता है और उसी से मृदा को डेचे की आपूर्ति होगी, और इसी क्रिया को या इसी खाद को अपन क्या बोलते हैं, भूरी खाद। समझ में आया होगा। देखो, धान और डेसा के साथ में बुवाई करेंगे, 25 से 35 दिन बाद 2,4-D का उपयोग करके डेसा को नष्ट कर देंगे, और डेसा नष्ट होके मृदा को हरी खाद के रूप में प्राप्त होगा, और इसी संपूर्ण क्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, भूरी खाद, ब्राउन मेन्यूर। तो अपन क्या बोलेंगे कि भूरी खाद का संबंध, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके, भूरी खाद का संबंध है किससे, धान की सीधी बुवाई से। ध्यान रखना, धान की सीधी बुवाई का मतलब क्या है कि धान का एक तो अपन कैसे रोपाई के द्वारा अपन धान को उगाते हैं, एक उगाते हैं अपन धान की सीधी बुवाई, यानी धान और डेसा के मिक्स में बीज लेंगे और इनको सीधा खेत में उगाएंगे। तो धान की सीधी बुवाई से संबंध है किसका, भूरी खाद का। इसी के साथ ब्राउन मैन्योरिंग अपने कंप्लीट होती है, हरी खाद कंप्लीट हो चुकी है। आगे अपन पढ़ते हैं कंपोस्ट। तो आगे अपन पढ़ते हैं कंपोस्ट के बारे में, ठीक है, कि कंपोस्ट क्या है। अब देखो, सारी या अपने जो खेत का अपशिष्ट होगा, देखो कंपोस्ट को अपन कैसे दर्शाएंगे, शहरी या फार्म का अपशिष्ट होगा, उसके अपघटन के बाद, शहरी या फार्म अपशिष्ट के अपघटन के बाद जो खाद बन रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट किसको बोलेंगे, शहरी और फार्म अपशिष्ट में अपघटन होने से कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। तो अपन अलग अलग बात करें इनकी, कि एक तो होती है अपने पास शहरी कंपोस्ट जो शहरी अपशिष्टों से बनती है, एक अपने पास होती है फार्म अपशिष्ट। एक तो अपने पास होता है शहरी कंपोस्ट, एक है फार्म अपशिष्ट, फार्म कंपोस्ट सॉरी। तो शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 1.5%, और जो अपने फार्म कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5%। ठीक है, तो अपन कंपोस्ट किसको बोल रहे हैं, शहरी या फार्म अपशिष्ट में अपघटन से किस खाद का निर्माण होता है, कंपोस्ट खाद का, जिसमें शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5% है और फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% है। आगे अपन बात कर लेते हैं फास्फोरस और पोटाश की। तो ध्यान रखना, यहाँ पे शहरी कंपोस्ट और फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन का तो फर्क है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश सेम मात्रा में उपलब्ध होगा। तो फास्फोरस की मात्रा कितनी होगी, 0.5 से 0.9%। ठीक है, और पोटाश की मात्रा कितनी होगी आपके पास, 1.2 से 1.8%। ठीक है, कंपोस्ट की अपन बात कर रहे हैं कि कंपोस्ट किसको बोलते हैं, शहरी या फार्म अपशिष्ट में अपघटन से कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है, और इसी कंपोस्ट खाद को, जिसमें शहरी कंपोस्ट में 1.5% नाइट्रोजन है और फार्म कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन है। फास्फोरस की अपन बात करें तो 0.5 से 0.9% है। पोटाश की अपन बात करें तो 1.2 से 1.4 लिख लो यहाँ पे। पोटाश की बात करें तो 1.2 से 1.4% पोटाश पाया जाएगा किसमें, कंपोस्ट में।
अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि कंपोस्ट कितने प्रकार की होती है। सॉरी, कंपोस्ट तापमान के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पहले अपन डिस्कस करेंगे कि तापमान के अकॉर्डिंग कंपोस्ट का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर कंपोस्ट का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें पहला अपने पास क्या है, वायवीय कंपोस्ट। वायवीय विधि लिख लो आप, वायवीय विधि, और एक होती है अवायवीय विधि। तापमान के आधार पर कंपोस्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक वायवीय विधि, एक अवायवीय विधि। तो तापमान के आधार पर, तापमान किस आधार पर है, मतलब बनते समय, कंपोस्ट बनते समय तापमान के प्रवेश के आधार पर दो विधियों में अपन वर्गीकृत करते हैं। एक वायवीय विधि होती है, दूसरी अवायवीय विधि। तो वायवीय विधि में क्या होगा, तापमान, अब देखो किसी भी अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें मान लो वायु प्रवेश कर रही है, तो वायु प्रवेश करके क्या करेगी, तापमान को बढ़ाएगी, ध्यान रखना। तो वायवीय विधियों में क्या होगा, तापमान अधिक होगा। ठीक है, तापमान अधिक होगा किसमें, वायवीय विधि में तापमान अधिक होगा और वायु का प्रवेश होगा। ठीक है, वायवीय विधियों से अपन कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उन कंपोस्ट की क्या विशेषता होती है कि उनमें तापमान अधिक होगा और वायु का प्रवेश रहेगा। वायवीय विधि का एग्जाम्पल देखें तो कौन सा होगा, इंडोर विधि। कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ेंगे आगे, इंडोर विधि, इन सब विधियों का वापस डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम्पल लिख लो। इंडोर विधि एक होती है नाडेप विधि। ठीक है, अब अवायवीय विधि की बात करें तो अवायवीय विधि में क्या होता है, इसमें तापमान अधिक है। अवायवीय विधि में वायु का प्रवेश नहीं होगा, वायु का प्रवेश वर्जित होगा, तो तापमान क्या होगा, कम। वायु प्रवेश नहीं करेगी तो तापमान कम रहेगा और वायु का प्रवेश, दूसरा पॉइंट है, नहीं होगा, वायु का प्रवेश वर्जित। ठीक है, इंडोर विधि, नाडेप विधि, ये तो वायवीय विधि के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अवायवीय विधि के। तो अवायवीय विधि में कौन आएगी, अपने बेंगलोर विधि। ध्यान रखना, इन विधियों को अच्छे से पढ़ लेना। इंडोर विधि और नाडेप विधि तो वायवीय विधि है, लेकिन बेंगलोर विधि अवायवीय विधि है, जिसमें होता क्या है, तापमान, कम तापमान पर कंपोस्ट का निर्माण होगा और वायु का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो इसी प्रकार कंपोस्ट को अपन दो भागों में बांटते हैं, तापमान के आधार पर और वायु के प्रवेश के आधार पर कंपोस्ट बनाने की विधियों को दो भागों में बांटते हैं, वायवीय विधि और अवायवीय विधि। विधियों का अपने डिस्कशन हो चुका है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इंडोर विधि का, कि इंडोर विधि क्या होती है। देखो, इंडोर विधि का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं कि इंडोर विधि का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था। तो एक इंस्टीट्यूट है, अपने पास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंडोर विधि का विकास किया गया था और सन कौन था अपने पास, 1924 से 31 के बीच में। ठीक है, 1924 से 31 के बीच में किसका विकास हुआ था, इंडोर विधि का विकास हुआ था। और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन
जो कहाँ पे है, इंदौर में ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन कहाँ पे है, इंदौर में। और इंदौर में इसी की वजह से इस विधि का नाम क्या पड़ा है, इंदौर विधि। ठीक है। और 1924 से 31 के बीच में इस विधि की खोज हुई थी। और खोजकर्ता कौन है वो भी लिखो। एक तो अपने पास है देखो यशवंत डी वार्ड, खोजकर्ता का ध्यान रखना। और एक है अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, यशवंत डी वार्ड और अल्बर्ट होवार्ड। ये अल्बर्ट होवार्ड कौन है, जैविक खेती का पिता। अल्बर्ट होवार्ड को क्या बोला जाता है, जैविक खेती का पिता। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर किसका विकास किया था, इंदौर विधि का विकास किया था। और इसका अन्य नाम क्या है, डेयरी विधि भी बोलते हैं इसको। इंदौर विधि का अन्य नाम क्या है, डेयरी विधि भी बोलते हैं इसको। ठीक है। देखो विकास, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन 1924 से 31 के बीच में इंदौर विधि का विकास हुआ। खोजकर्ता कौन है, यशवंत डी वार्ड और अल्बर्ट होवार्ड खोजकर्ता है। अन्य नाम की बात करें तो डेयरी विधि इसका अन्य नाम है। ठीक है। अब इंदौर विधि में होता क्या है वो देखो। इंदौर विधि में क्या होगा, कोई भी गड्ढा अपन खोदेंगे, गड्ढे का आकार क्या होगा, 6 से 8 मीटर। गड्ढे का आकार अपने पास क्या होगा, 6 से 8 मीटर तो लंबाई होगी और 2 से 3 मीटर, सॉरी 10 इंटू 6 से 8 इंटू 2 से 3 मीटर। ठीक है। ये अपने पास गड्ढे का आकार रहेगा। देखो 10 इंटू 6 से 8 इंटू 2 से 3 मीटर अपने पास गड्ढे का आकार रहेगा। और इस गड्ढे के आकार में अपन क्या करेंगे, इंदौर विधि से कंपोस्ट तैयार करेंगे। ठीक है। अब देखो मैंने आपको इंदौर विधि के बारे में क्या बताया था कि ये वायवीय विधि है। इंदौर विधि के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वायवीय विधि है, तो लिख दो वायवीय विधि। कंपोस्ट तैयार करने की वायवीय विधि है, जिसमें होता क्या है, अब वायवीय विधि होने का मतलब क्या है कि वायवीय विधि मतलब इसमें खाद की पलटाई करेंगे। इस आकार के गड्ढों में खाद को भरने के बाद 10 इंटू 6 से 8 इंटू 2 से 3 मीटर आकार के गड्ढे खोदने के बाद अपन क्या करेंगे, उसमें खाद की पलटाई करेंगे। तो 15 दिन में पहली व दूसरी पलटाई, पहली और दूसरी पलटाई तो कब करेंगे, 15 दिन के अंतराल में। पहली और दूसरी पलटाई तो अपन कब करेंगे, 15 दिन के अंतराल में। और जो अपने पास अंतिम पलटाई रहेगी, 3 ही पलटाई होती है इसमें, 3 बार अपन खाद को पलटेंगे निर्माण के दौरान। और अंतिम पलटाई कब करेंगे, 2 महीने बाद। ठीक है। 15 दिन के अंतराल पर अपन जैसे गड्ढे में कोई भी खाद डाल दी, जैसे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ डाले हैं, तो अपन क्या करेंगे, 15 दिन के अंतराल पर पहली और दूसरी पलटाई करेंगे। और अंतिम पलटाई या फिर तीसरी पलटाई कब करेंगे, 2 महीने के बाद। इसी प्रकार अपने इंदौर विधि कंप्लीट होती है। और इस विधि में खाद बनने में कितना समय लगेगा, 4 महीने का। ठीक है। इंदौर विधि से खाद बनने में कितना समय लगेगा, 4 महीने का। इसी के साथ अपने इंदौर विधि कंप्लीट होती है। इंदौर विधि का आविष्कार ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में विकसित की गई है और 1924 से 31 के बीच में विकसित है। समय 4 महीने का लगता है। और खोजकर्ता कौन है, यशवंत डी वार्ड और अल्बर्ट होवार्ड, जो कि अल्बर्ट होवार्ड कौन है, जैविक खेती का पिता। इसको अन्य नाम क्या है, डेयरी विधि। और आकार क्या है, 10 गड्ढों का आकार क्या है, 10 इंटू 6 से 8 इंटू 2 से 3 मीटर। वायवीय विधि है, जिसमें पहली और दूसरी पलटाई
15 दिन के अंतराल पर करते हैं और अंतिम पलटाई 2 महीने बाद। इसी के साथ अपने इंदौर विधि कंप्लीट होती है। आगे अपन बात करते हैं बेंगलोर विधि। ये कहाँ विकसित है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में विकसित है। तो कहाँ पे? बेंगलोर में। ठीक है। और खोजकर्ता कौन है इसका? बेंगलोर विधि का खोजकर्ता कौन है? CN आचार्य, जिसने क्या किया था? FIM में जो ट्रेन्स बनाने की विधि है उसका आविष्कार किया था। ठीक है। तो खोजकर्ता कौन है? CN आचार्य। बेंगलोर विधि की एक विशेषता बताई थी, अवायवीय विधि है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखो कि इससे अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है। किससे? बेंगलोर विधि से। ठीक है। इसमें आगे ये भी ध्यान रखो कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तम है। और साथ ही साथ अवायवीय विधि है। अवायवीय विधि मतलब इसमें खाद की पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो अवायवीय विधि है तो ये क्या होगा? कम स्थान की आवश्यकता होती है इसको। एक बार फिर से देखो इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में विकसित है, इसी कारण इस विधि का नाम क्या पड़ा है? बेंगलोर विधि। खोजकर्ता कौन है? CN आचार्य। इस CN आचार्य ने गोबर की खाद बनाने की ट्रेन्स विधि का आविष्कार किया था। अवायवीय विधि है, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है और शहरी क्षेत्रों हेतु उत्तम है। मैंने आपको बताया था कि शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना होता है? 1.5%। तो मतलब शहरी क्षेत्रों में भी कंपोस्ट खाद को बनाया जाता है और शहरी अपशिष्ट का उपयोग भी किया जाता है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। ठीक है। कम स्थान की आवश्यकता होती है बेंगलोर विधि में, क्योंकि ये अवायवीय विधि है, इसमें पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी लिख लो, पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पलटाई करेंगे तो फिर अवायवीय विधि कैसे रहेगी? पलटाई करेंगे तो फिर वायु का प्रवेश हो जाएगा, इसलिए पलटाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कौन सी विधि है? अवायवीय विधि। इसी के साथ कंपोस्ट बनाने की अपनी 2 विधियां कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी कंपोस्ट खाद की विधियों के बारे में पढ़ते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।